डिजिटल मिक्सर के बारे में जानेंगे। यह एक बेहद ही कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल डिजिटल मिक्सर है जिसमें कई बेहतरीन फीचर दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें एक टच स्क्रीन है जिससे आप किसी भी पैरामीटर गेन, EQ, कंप्रेशन, इफेक्ट आदि में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें एक सिंपल टच और टर्न नॉब भी है जिसका इस्तेमाल करके आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप इन सभी को एक ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें मोटराइज्ड फेडर है जो मेन्यू के बीच स्विच करते समय आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फेडर की मौजूदा स्थिति दिखाते हैं और आपके काम को आसान बनाने के लिए इसमें 6 यूजर डिफाइंड कीज भी हैं जिससे आप एक बटन दबाकर कुछ काम कर सकते हैं। इसमें कुछ USB पोर्ट हैं और ये ऑडियो इनपुट और आउटपुट के तौर पर काम करते हैं। इस मिक्सर के 2 मॉडल हैं, इनमें से एक में डांटे है और दूसरे में नहीं है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है कि इतना कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल मिक्सर है जिसमें डांटे है। इसमें सिंगल नॉब कंप्रेशन जैसे कई स्मार्ट फीचर हैं। आप इसे मिडी से भी कंट्रोल कर सकते हैं और कोई भी म्यूजिशियन इससे जुड़ सकता है और वे अपने इन ईयर मॉनिटर मिक्स को ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने हाल ही में अपने बैंड के साथ एक शो में इसका इस्तेमाल किया था और मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। स्पॉइलर अलर्ट, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसे सेट करना बहुत आसान है और यह पूरी रात बहुत अच्छा काम करता रहा। लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत सारी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। मैं इस मिक्सर की हर एक चीज के बारे में नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसके 90% के बारे में बताने जा रहा हूँ ताकि आप देख सके कि यह मिक्सर क्या क्या करने में सक्षम है, ताकि आप ये तय कर सके कि यह आपके और आपकी जरूरतों के लिए सही है या नहीं। या अगर आपके पास मिक्सर है और आपको बस उसे सेट करने में मदद की जरूरत है तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी मदद करेगा। मैं इस वीडियो को भेजने और स्पॉन्सर करने के लिए गिटार सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमेशा की तरह इस वीडियो में सभी राय मेरी अपनी है, लेकिन अगर आप तय करते हैं कि यह आपके लिए सही है तो विवरण में नीचे खरीद लिंक दिए गए हैं या आप गिटार सेंटर से खरीदारी करने के लिए QR कोड का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही गिटार सेंटर डील पेज को देखना ना भूलें। गिटार सेंटर डील पेज पर लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन, स्टूडियो इंस्ट्रूमेंट्स, आपकी सभी संगीत संबंधी जरूरतों के लिए हमेशा शानदार डील्स होती हैं। गिटार सेंटर डील पेज को देखना ना भूलें, जिसका लिंक मैं विवरण में नीचे दे रहा हूँ या आप अपनी स्क्रीन पर QR कोड देख सकते हैं। एक बार फिर इस वीडियो को प्रायोजित करने और इसे भेजने के लिए गिटार सेंटर का बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और यामाहा 3 जर्मन मार्क्स कॉम्पैक्ट डिजिटल मिक्सर को देखें। तो सबसे पहले आपके पास मौजूद इनपुट और आउटपुट का संक्षिप्त विवरण देखते हैं। तो आपके पास 16 इनपुट हैं। इनपुट 1 से 12 तक सिर्फ XLR है, लेकिन 13 से 16 तक XLR या 1/4 इंच के कॉम्बो जैक हैं। ध्यान रखें, अगर आपको XLR इनपुट में क्वार्टरिन की जरूरत है तो गिटार सेंटर ये अडेप्टर या डायरेक्ट बॉक्स बेचता है। और आपके पास 8 XLR आउटपुट भी हैं। आउटपुट 7 और 8 आपके मुख्य बाएं और दाएं आउटपुट हैं और फिर अन्य 6 का उपयोग आपके मॉनिटर या वेज या किसी अन्य ऑक्सेंट के लिए किया जा सकता है, जिसे मैं आपको 1 मिनट में यहाँ सेट करना दिखाऊंगा। यह वो मॉडल है जिसमें डांटे है। तो अगर आप डांटे का उपयोग करते हैं तो आपके पास यहाँ एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी पोर्ट है। आपके पास राउटर से कनेक्ट करने के लिए एक ईथरनेट केबल को जोड़ने के लिए यह RJ45 पोर्ट भी है ताकि आप इसे एक ऐप से नियंत्रित कर सकें। मैं आपको वह भी दिखाऊंगा। और यहाँ होस्ट पोर्ट के लिए एक USB भी है। आप इसका उपयोग USB के माध्यम से ऑडियो भेजने या USB के माध्यम से ऑडियो आउट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो यह इनपुट या आउटपुट है। फिर से मैं आपको इस वीडियो के दौरान ये सब कॉन्फ़िगर करने का तरीका दिखाऊंगा। ऊपर कुछ और है, लेकिन पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि DC इनपुट एक XLR जैसा 4 पिन कनेक्टर है। यह XLR नहीं है, लेकिन यह बहुत अच्छा है कि यह अपनी जगह पर लॉक हो जाता है ताकि गलती से यह अनप्लग न हो जाए। और जब ये बूट हो रहा हो तो यहाँ एक USB-A स्लॉट भी है। इसका उपयोग USB ड्राइव से गाने या ट्रैक चलाने के लिए किया जा सकता है या आप थंब ड्राइव पर स्टीरियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दोनों कैसे करने हैं। और फिर आपके पास यहाँ ऊपर एक हेडफोन पोर्ट भी है। तो चलिए इसे सेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेविगेट करने का एक संक्षिप्त अवलोकन। आपके पास यहाँ आपके फेडर बैंक विकल्प हैं। तो आप इनपुट 1 से 8 और फिर 9 से 16 देख सकते हैं। आपके पास प्रभाव और मॉनिटर आउटपुट भी हैं और फिर 2 कस्टम हैं जिन्हें आप असाइन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इनपुट पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि अगर मैं इनपुट 1, 2 और 3 में बदलाव करता हूं और फिर 9 से 16 पर स्विच करता हूं तो मोटराइज्ड फेडर मेरे द्वारा सेट की गई जगह के हिसाब से मूव होंगे। आप जिस चैनल पर काम करना चाहते हैं
उसे आप टच स्क्रीन पर किसी एक चैनल को टच करके चुन सकते हैं या फिर आप मिक्सर पर सेलेक्ट बटन भी दबा सकते हैं। तो अगर मैं चैनल 6 को एडिट करना चाहता हूं तो मैं यहां क्लिक कर सकता हूं और अब मैं चैनल 6 में एडिट कर रहा हूं या फिर मैं टच स्क्रीन का इस्तेमाल कर सकता हूं। और अगर मैं किसी चैनल को म्यूट करना चाहता हूं तो मैं उन्हें यहां डिसेबल भी कर सकता हूं। तो अगर वे ऑन नहीं कहते हैं तो इसका मतलब है कि वे सभी चैनल म्यूट हैं। मास्टर फेडर पर भी यही बात लागू होती है। अगर मैं चाहूं तो मैं मास्टर फेडर को भी म्यूट कर सकता हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, यहाँ एक होम बटन है। तो अगर हम यहाँ किसी दूसरे रैंडम मेन्यू में जाते हैं और अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप हमेशा होम बटन दबाकर मेन स्क्रीन पर वापस आ सकते हैं। और साथ ही आप होम पर वापस जाने के लिए टच स्क्रीन पर मौजूद उस बटन को भी दबा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन चैनलों को सेट करना शुरू करते हैं। मैं वास्तव में पहले चैनल 1 को एडिट करने जा रहा हूं, तो मैं उसे चुनने जा रहा हूं। मुझे व्यक्तिगत रूप से हर चीज को नाम देना पसंद है। तो आप ऐसा करने का तरीका यह है कि आप वास्तव में यहाँ टच स्क्रीन पर जाएं और आपको यहाँ ये छोटा सा आइकन दिखाई देगा। आप इसे कई बार देखेंगे। आप इसे यहाँ देख सकते हैं, आप इसे EQ पर देख सकते हैं। जब भी आप इसे देखें तो इसका मतलब है कि यह एक और मेनू लाने जा रहा है। तो मैं उस पर क्लिक करने जा रहा हूँ। जब मैं इस स्क्रीन पर हूँ तो मैं पेंसिल आइकन पर क्लिक करने जा रहा हूँ और मैं चैनल को एक नाम, एक आइकन और एक रंग देने जा रहा हूँ। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। वे वास्तव में आपको यहाँ सभी प्रकार के अलग अलग आइकन देते हैं। तो यह एक वायरलेस होने जा रहा है और वास्तव में आपको नाम देता है। आप वास्तव में इसे एक नाम दे सकते हैं। तो अगर यह एक वोकल चैनल है तो इसे वोकल चैनल या MC और इस तरह का नाम दिया जाएगा, या आप इसे खुद नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर जा रहा हूँ और इसे टोनी वोकल्स कहने जा रहा हूँ क्योंकि मैं इसे वास्तव में अपने बैंड 90% 90 के लिए सेट करने जा रहा हूँ। और साथ ही सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे चीजों को कलर कोड करना पसंद है, लेकिन टोनी जो भी इस्तेमाल करता है वो नीला होने वाला है। तो अब आप देख सकते हैं कि यह टोनी वोकल्स लिखा है। मैं अगले चैनल पर जा रहा हूँ। एडिट करने के लिए पेंसिल पर क्लिक करें, एक आइकन चुनें। तो ये वास्तव में मेरा वोकल्स होने जा रहा है और मैं अपने सभी उपकरणों को लाल रंग देने जा रहा हूं। तो मैं सभी 16 चैनलों के लिए ऐसा करने जा रहा हूं। ये वास्तव में व्यक्तिगत रूप से है कि मैं पहले कैसे व्यवस्थित रहना पसंद करता हूं और मैंने इस वीडियो से पहले आगे बढ़कर ऐसा किया। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को मुझे हर एक चैनल का नाम देते हुए देखना पड़े, और यह आपको ये दिखाने का एक अच्छा समय है कि यहाँ अलग अलग दृश्य हैं जिन्हें आप यहाँ सहेज सकते हैं। अगर आप यहाँ ऊपर बाईं ओर जाते हैं तो वे वास्तव में आपको यहाँ कई अलग अलग दृश्य दिखाते हैं। तो अगर आप इसे जैज कॉम्बो के लिए सेट कर रहे हैं तो आप जैज कॉम्बो पर क्लिक कर सकते हैं और फिर रिकॉल दबा सकते हैं। और अब ये जैज कॉम्बो के लिए रिकॉल हो गया है। 2 वोकल्स, ट्रम्पेट, टेनर सैक्स वगैरह वगैरह। जैज कॉम्बो के लिए शुरुआत करने के लिए यह एक अच्छा प्रीसेट है। या अगर आप रॉक बैंड कर रहे हैं तो आप उसे रिकॉल कर सकते हैं। और अब आपके पास 3 वोकल्स, अकॉस्टिक गिटार, कीज, ड्रम वगैरह वगैरह हैं। आप दृश्यों को भी सेव कर सकते हैं जो मैंने पहले ही समय से पहले कर लिया है। तो मैं आगे बढ़कर उसे रिकॉल करने जा रहा हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरे सभी चैनल हैं जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से अपने बैंड 90% 90 के साथ उपयोग करता हूं। ये हमारा वास्तविक सेटअप है जिसका हमने उपयोग किया था। इसमें काजू आइकन नहीं था, शायद अगले फर्मवेयर अपडेट में। तो हम सैक्सोफोन के साथ जा रहे हैं, लेकिन यह आपको ये बताने का सही समय है कि आप यहाँ अलग अलग बैंड और अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए ढेर सारे अलग अलग दृश्य स्टोर कर सकते हैं। तो मैं घर जा रहा हूँ और अब आप देख सकते हैं कि मेरे सभी चैनलों के नाम सभी 16 चैनलों पर उचित आइकन के साथ दिए गए हैं। तो चलिए इन्हें सेट करना शुरू करते हैं। चलिए टोनी के वोकल चैनल पर चलते हैं। हम वीडियो के अंत तक ये सब समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना गेन ठीक से सेट करना होगा। गेन तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा और यह गेन को एडजस्ट करने वाला है। अब आपके पास इसे करने के 2 अलग अलग तरीके हैं। आप वास्तव में इस टर्न नॉब का उपयोग कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह यही गेन को एडजस्ट कर रहा है। आप इसमें टैप करके भी जा सकते हैं और आप अपने हाथ से भी गेन को ऊपर ला सकते हैं। तो मैंने माइक्रोफोन के साथ पीछे इनपुट 1 में प्लग किया है और मैं बस उससे बात करना शुरू करने जा रहा हूँ। मैं एक ही समय में दोनों माइक से बात करने जा रहा हूँ। जांच करें, जांच करें, 1 2। अरे अरे, आप देख सकते हैं कि यह बहुत शांत है। तो मैं इसे ऊपर लाना शुरू करने जा रहा हूँ और यह वास्तव में बहुत अच्छा है कि वे वास्तव में आपको एक संकेत देते हैं। तो आप या तो किनारे पर देख सकते हैं या आप यहाँ बीच में इस ग्राफ के साथ देख सकते हैं जब यह उस हरे स्थान पर होता है। यह आमतौर पर एक अच्छा स्थान होता है। मैं एक स्वर जांच करने जा रहा हूँ। जांच करें, 1 2। तो ये स्पष्ट रूप से बहुत तेज है। यदि आप लाल देखते हैं तो आप इसे नहीं चाहते हैं। तो मैं इसे नीचे लाने जा रहा हूँ। मैं इसे यहाँ सेट करने जा रहा हूँ। तो अब मेरा लाभ इस चैनल पर ठीक से सेट हो गया है। यहाँ इस स्क्रीन पर आप इस संपादन बटन पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ आप पैचिंग को संपादित कर सकते हैं। तो अगर यह चैनल वास्तव में डांटे के माध्यम से आ रहा है
तो आप उसे चुन सकते हैं, या अगर यह USB के माध्यम से आ रहा है तो आप वह कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि फेडर एक पीछे के दूसरे इनपुट में से एक हो, जैसे कि अगर मैं चाहता कि यह इनपुट 15 हो उदाहरण के लिए, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ, तो मैं इससे बाहर निकलने जा रहा हूँ। अगर आपको जरूरत हो तो आप यहाँ पोलैरिटी को फ्लिप कर सकते हैं और आप फैंटम पावर को भी चालू कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, जब आप इसे दबाते हैं तो ये फैंटम पावर को चालू कर देता है। मैं चाहता हूँ कि इसमें एक होल्ड फीचर होता जहाँ आप इसे चालू करने के लिए इसे पकड़ सकते। यह माइक ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप इसे 48 वोल्ट फैंटम पावर भेजते हैं तो कुछ गियर खराब हो सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें। आपकी सेटिंग्स में इसे बंद करने का एक तरीका है, आप 48 वोल्ट एक्टिव को डिसेबल कर सकते हैं और अब यह एक्टिव नहीं है। मैं चाहता हूं कि फैंटम पावर को चालू करने के लिए इसे होल्ड की तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि आप गलती से अपने गियर को नुकसान न पहुंचाएं। यहाँ एक डिजिटल गेन भी है। आपको इसकी जरूरत केवल USB या डांटे इनपुट के लिए ही होगी, लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट की जरूरत हो तो यह मौजूद है। लेकिन अब मेरा गेन इस चैनल पर सही से सेट हो गया है, तो अब मैं वास्तव में एक और इनपुट सेट करना चाहता हूँ। मेरे पास वास्तव में फोन है जिस पर कुछ म्यूजिक प्ले हो रहा है और यह वास्तव में पीछे 15 और 16 में जाने वाला है। तो अगर मैं इसे बदलना चाहता हूं तो मैं चैनल 15 को एडिट करने के लिए यहां क्लिक करने जा रहा हूं। इसमें मेरा टॉक बैक लिखा है, लेकिन इस वीडियो के लिए इसे यहीं रहने देते हैं और मैं गेम को एडजस्ट करने जा रहा हूं। और आप देख सकते हैं कि मुझे बस थोड़ा और जोड़ने की जरूरत है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से लाइन लेवल पर आ रहा है। अगर आपको माइक लाइन और इंस्ट्रूमेंट लेवल के बीच का अंतर नहीं पता है तो अगर आपकी दिलचस्पी हो तो मेरे पास इस पर एक वीडियो है। अब बात यह है कि यह वास्तव में एक स्टीरियो सिग्नल है, तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों एक साथ पेयर हो जाएं और इसे स्टीरियो में सेट करने का तरीका यह है कि आप अपनी सेटिंग्स में जाएं और चैनल लिंक पर जाएं और फिर आपको एक पर क्लिक करना है। एक पर क्लिक करके होल्ड करना है और यह आपको बताएगा कि आप स्टीरियो के साथ कौन से पैरामीटर लिंक करना चाहते हैं। इस केस में मुझे वे सभी चाहिए, लेकिन अगर आप उनमें से एक को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और फिर मैं दूसरे को यहीं पुश करने जा रहा हूँ और अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं। मैं यहाँ क्लिक करके देख सकता हूँ कि ये दोनों अब एक स्टीरियो पेयर हैं और आप देख सकते हैं कि वे एक साथ मूव करते हैं। तो इस तरह आप एक मोनो और एक स्टीरियो इनपुट सेट करते हैं और सुनिश्चित करें कि आपका गेन सही तरीके से सेट है। ठीक है, अब आपके इनपुट सेट हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस होम पर जाते हैं और अगली चीज जो मुझे करना पसंद है वो है EQ को बदलना। तो सबसे पहले आप यहाँ इस बटन को दबाकर EQ को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो अगर यह हरा है तो यह इनेबल है, अगर यह हरा नहीं है तो ये डिसेबल है। मैं इसे इनेबल करने जा रहा हूँ और फिर वे इसे वाकई आसान बनाते हैं। आप क्लिक कर सकते हैं और बस ड्रैग कर सकते हैं और ऊपर नीचे ले जा सकते हैं और EQ को प्रभावित कर सकते हैं। आप शेप को एडजस्ट करने के लिए पिंच या पुल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल अलग अलग एडजस्टमेंट करने के लिए भी कर सकते हैं। आप यहाँ क पर क्लिक करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट करने के लिए फ्रीक्वेंसी पर टैप करें और फिर एडजस्टमेंट करने के लिए गेन पर टैप करें। आप फ्रीक्वेंसी और गेन के बीच साइकिल चलाने के लिए पुश इन भी कर सकते हैं। तो मैं गेन कर सकता हूं और फिर पुश इन कर सकता हूं और फिर फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकता हूं। आपके पास यहाँ ये हाई पास फिल्टर भी है, तो आप इसे चालू करने के लिए क्लिक करें और फिर आप चुन सकते हैं कि आप हाई पास फिल्टर को कितनी दूर तक सेट करना चाहते हैं। तो चूंकि यह वोकल्स के लिए है तो मैं यहाँ 140 के आसपास कट करने जा रहा हूँ। और याद रखें, आप इसे पूरी स्क्रीन में देखने के लिए यहाँ इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि EQ के साथ यह वास्तव में जरूरी है, लेकिन आपके पास यह एक विकल्प के रूप में है। और आप देख सकते हैं कि जब मैं माइक में बात करता हूँ तो आपको एक ग्राफ मिलता है जो दिखाता है कि माइक्रोफोन में बात करते समय कौन सी फ्रीक्वेंसी उत्तेजित हो रही है, जो वास्तव में मददगार है, खासकर समस्याओं का निदान करने के लिए। अब एक बहुत अच्छी बात, मान लीजिए कि मैं इस तरह का एक सामान्य समायोजन करता हूँ, बस एक तरह का हल्का EQ परिवर्तन। आप एक नॉब पर क्लिक करके इसे एक नॉब EQ पर सेट कर सकते हैं और अब आप यहाँ मौजूद स्लाइडर का उपयोग करके या टच टर्न नॉब का उपयोग करके इसे और अधिक तीव्र या कम तीव्र EQ वक्र बना सकते हैं। तो यह वाकई बहुत अच्छा है। आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं जहाँ तीव्रता लिखी है और इसे केवल स्वर पर सेट कर सकते हैं। तो अब यह एक नॉब वोकल मोड होने जा रहा है। तो ये केवल स्वरों के लिए है और यह आपको स्वरों के लिए एक सामान्य EQ ग्राफ दे रहा है। आप इसे जितना अधिक बढ़ाएंगे यह उतना ही अधिक तीव्र होता जाएगा। तो ये काफी मददगार है। मैं इसे वापस तीव्रता पर सेट करने जा रहा हूँ और एक नॉब मोड को बंद करने जा रहा हूँ। और एक और चीज जो आप कर सकते हैं, आप आकार भी बदल सकते हैं। मान लीजिए उच्च आवृत्ति के लिए मैं यहाँ टैप कर सकता हूँ। मैं वास्तव में इसे केवल उच्च कट पर सेट कर सकता हूँ और अब इसके लिए मुझे इसे इस तरह के कट के लिए सक्षम करना होगा और अब मैं इसे हाई कट के तौर पर सेट कर सकता हूँ।
या अगर मैं इसे इस तरह से सेट करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो हाई और लो के लिए आप अपने EQ को सही तरीके से सेट करने के लिए शेप भी बदल सकते हैं। पूरी वीडियो में जानने के लिए एक बहुत ही उपयोगी चीज है, यहाँ एक छोटा सा तीर है। अगर आप बाहर की तरफ स्वाइप करते हैं तो आप कुछ सामान्य सेटिंग्स पर पहुंच जाते हैं। तो आप चाहें तो इस EQ कर्व को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं या आप इसे वापस फ्लैट पर सेट कर सकते हैं। अब सब कुछ फ्लैट हो गया है और वापस सामान्य हो गया है। आप डिफॉल्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यह EQ को डिफॉल्ट पर रीसेट कर देगा। लेकिन मैं हाई पास फिल्टर को वापस चालू करने जा रहा हूँ और इसे थोड़ा ऊपर लाने जा रहा हूँ। तो ये आपका EQ है। अगली चीज जो मैं करना चाहता हूँ वो है डायनामिक्स 1 और डायनामिक्स 2। तो फिर से अगर आप इसे चालू करना चाहते हैं तो आप इसे यहीं क्लिक करें और अगर आप और एडिटिंग में जाना चाहते हैं तो आप यहीं क्लिक करें। तो यह आपका गेट होगा। हालांकि आप इसे डॉकर पर भी सेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इसे गेट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो गेट के साथ आप एक थ्रेशोल्ड लेवल सेट करते हैं। थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर जाने पर ऑडियो नॉर्मल रहेगा। थ्रेशोल्ड पॉइंट से नीचे जाने पर ऑडियो को इस रेंज स्लाइडर से सेट की गई मात्रा तक कम कर दिया जाएगा। यहाँ मौजूद यह मीटर आपको दिखाएगा कि सिग्नल कितना कम हो रहा है। तो जब मैं फुसफुसा रहा हूँ तो कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन जब मैं जोर से बोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि गेट खुल जाता है और मैं माइक्रोफोन में बात कर पाता हूँ। गेट को डिसेबल करने के लिए ऑडियो को किस थ्रेशोल्ड से गुजना होगा और फिर आप कितना कट करना चाहते हैं। अगर आप ऑडियो को केवल 10 डेसिबल तक कट करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह सेट कर सकते हैं। अब ऑडियो 10 डेसिबल तक कटेगा। अब जब ऑडियो इससे नीचे है तो ये केवल 10 डेसिबल तक कटेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं रेंज को नेगेटिव इन्फिनिटी पर लाता हूँ तो ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आप गेट की आवाज के हिसाब से अटैक, होल्ड और डेके को भी बदल सकते हैं। यह वाकई बहुत मददगार है। आप इसे प्री EQ या पोस्ट EQ पर भी सेट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे किसी दूसरे चैनल के हिसाब से ट्रिगर पर सेट कर सकते हैं, जो कि वाकई ज्यादा एडवांस है। मैं इसे पोस्ट EQ पर ही छोड़ने जा रहा हूँ। तो इसे डिकिंग पर भी सेट किया जा सकता है। मैं यहाँ जाकर इसके लिए चैनल 15 चुनने जा रहा हूँ क्योंकि यह वो ऑडियो है जिसे मैं प्ले कर रहा हूँ। तो आप इसे डक पर सेट कर सकते हैं और मैं दूसरे चैनल से बोलूँगा और मैं चैनल 1 बोलूँगा। तो चैनल 1 मेरा वोकल चैनल है। चैनल 15 पर अभी खबरों में ह्यूई लुइस है जो प्लेबैक पर है। अब आप कह सकते हैं कि जब यह इस सीमा से गुजरता है तो ये लगभग 22 dB तक डक हो जाएगा। एक बार जब इस माइक्रोफोन से ऑडियो इस सीमा से गुजरता है तो सबसे आसान तरीका शायद आपको दिखाना ही होगा। अब मैं माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ और मैंने इसे प्रोसेसिंग के लिए सेट नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब मैं माइक्रोफोन में बात करता हूँ तो आप देखेंगे कि जब मैं इस सीमा रेखा से गुजरता हूँ तो मैं इसे थोड़ा नीचे ले आता हूँ। इससे संगीत का सिग्नल कम हो जाता है। तो देखिए मैं संगीत कैसे चालू करता हूँ। जब मैं बात करना शुरू करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि संगीत धीमा हो जाता है और यह इसे 60 डेसिबल तक कम कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा है। आइए इसे 30 जैसे कुछ और उचित पर सेट करते हैं। तो जैसे ही मैं बात करना शुरू करता हूँ संगीत बहुत कम हो जाता है और फिर जब मैं बात करना बंद कर देता हूँ तो संगीत वापस आ जाता है और आप देखेंगे कि यह कितनी तेजी से वापस आता है। तो मैं क्षय को धीमा कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं बात करना बंद करूँ तो संगीत तुरंत वापस आ जाए, या मैं इसे ज्यादा समय के लिए सेट कर सकता हूँ और जब मैं बात करना बंद करूँ तो संगीत वापस फीका हो जाएगा। तो यह एक बहुत अच्छा फीचर है। जब चैनल एक इस सीमा रेखा से ऊपर जाता है तो यह इस केस में इसे 44 डेसिबल तक कम कर देगा। अगर मुझे कम चाहिए तो मैं इसे यहाँ सेट कर सकता हूँ और फिर आप कह सकते हैं कि इसे वापस सामान्य होने में कितना समय चाहिए। बहुत बढ़िया फीचर है। और हमेशा की तरह अगर मुझे यह नहीं चाहिए तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट दबा सकता हूँ, डिकिंग को डिफ़ॉल्ट पर रीसेट कर सकता हूँ और यह अब वापस सामान्य पर सेट हो गया है। मैं इसे वापस गेट पर रखने जा रहा हूँ और इसे बंद ही रहने दूंगा। चैनल 1 पर वापस जाता हूँ, मैं वही करने जा रहा हूँ।
मैं इसे वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर सेट करने जा रहा हूँ। लेकिन इस तरह से आप अपने गेट और डिक्की को सेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और घर चलते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्क्रीन पर आप अभी भी इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपको उस सबमेन में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ क्लिक करके चुन सकते हैं कि सीमा रेखा कहाँ है, चुन सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं और ऐसी ही चीजें कर सकते हैं। आप ये सब स्क्रीन से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे बड़ी स्क्रीन पर चाहते हैं तो आप यहीं इस मोड में जाएंगे। आप इसे EQ पर भी कर सकते हैं। आपको उस सबमेन में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। डायनामिक्स 2 के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे सक्षम करते हैं, क्योंकि याद रखें कि इसे काम करने के लिए सक्षम होना होगा। और चलिए इसे संपादित करना शुरू करते हैं। इसे डायनामिक्स 2 के बजाय केवल संपीड़न कहना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग केवल एक कंप्रेसर के रूप में किया जा सकता है। लेकिन यहाँ आप अपनी सीमा, अपना अनुपात, अटैक, रिलीज, आउट गेन और संपीड़न की नी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब इस माइक्रोफोन में बात करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं माइक्रोफोन में बात करता हूँ तो ये ठीक यहाँ इस बिंदु पर पहुँच रहा है। तो ये कुछ भी नहीं करने जा रहा है। लेकिन अगर मैं अब सीमा को कम करता हूँ तो हर बार जब यह इस बिंदु से गुजरता है तो यह ऑडियो को उस अनुपात से कम कर देगा जो मैं चाहता हूँ। क्या मैं इसे 3, 1 या 4, 1 करना चाहता हूँ, या फिर आप इसे इन्फिनिटी से 1 पर सेट कर सकते हैं। और अब ये सिर्फ एक लिमिटर है, ऑडियो इससे आगे नहीं जा सकता। इसलिए मैं इसे लगभग 41 पर सेट करने जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि जब मैं जोर से बोलता हूँ तो जब मैं इससे गुजरता हूँ तो यह ऑडियो को काफी हद तक 41 तक कम कर देता है। इसलिए जब मैं इस थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार करता हूँ तो मैं ऑडियो को कितना कम करना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि यह इसे यहाँ कितना कम करता है। और फिर आप आउटपुट गेन भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑडियो को स्क्वैश कर रहे हैं तो जाहिर है कि आप इसे बाद में थोड़ा ऊपर लाना चाहेंगे। इसलिए मैं बाद में 4 dB गेन जोड़ने जा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह कितनी तेजी से या कितनी मुश्किल से एडजस्टमेंट करता है। याद रखें, ये कंप्रेशन के बारे में कोई वीडियो नहीं है, बल्कि बस एक संक्षिप्त अवलोकन है ताकि आप समझ सकें। आप चाहें तो इसे प्री या पोस्ट EQ पर भी सेट कर सकते हैं। और अगर आप कंप्रेशन के लिए बिल्कुल नए हैं तो आप केवल एक नॉब कंप्रेशन भी चालू कर सकते हैं। और अब आप या तो स्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं या मैं ये कर सकता हूँ, और यह कम या ज्यादा कंप्रेशन है। तो अब मेरे पास ज्यादा कंप्रेशन है या आप कम कंप्रेशन चाहते हैं, और इसे बहुत ही सरल रखा गया है। तो अगर आप इसके लिए बिल्कुल नए हैं तो इसका इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह आपकी कंप्रेशन सेटिंग है। तो अब हम इनपुट गेन, EQ, गेट और कंप्रेशन की इस सेटिंग के साथ सबसे महत्वपूर्ण चरणों से गुजर चुके हैं। तो अब इसका अधिकांश भाग काफी हद तक सेट हो चुका है। ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। बस कुछ बोनस हैं। अगर आप पैनिंग को प्रभावित करना चाहते हैं तो वो यहाँ नीचे है। अभी यह केंद्र में सेट है। अगर आप चाहें तो मैं इसे बाईं ओर या दाईं ओर पैन कर सकता हूँ। प्रीसेट भी हैं। आप यहाँ इस प्रीसेट बटन पर क्लिक करके प्रीसेट पर जा सकते हैं, या आप साइड से स्वाइप करके लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं। ये भी एक विकल्प है। लेकिन यहाँ प्रीसेट पर क्लिक करने पर यहाँ सभी प्रकार के विभिन्न उपकरणों के लिए सभी प्रकार के प्रीसेट हैं। वोकल्स, ड्रम, गिटार, कीज, हॉर्न वगैरह वगैरह। तो यह एक वोकल चैनल है, तो मैं इसे चुनने जा रहा हूँ। उनके पास खास माइक्रोफोन है, तो ऑक्स, सेनहाइजर, शो माइक्रोफोन। मैं शो नेक्सडीन माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मेरा पसंदीदा माइक है। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया गया है कि ऐसा क्यों करना है, तो वो यहाँ नहीं है। लेकिन मैं SM58 चुन सकता हूँ, और फिर जब मैं रिकॉल दबाता हूँ तो मैं इसमें क्या लागू करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोग सिर्फ हेड चाहते होंगे, तो बस मुख्य सेटिंग्स की तरह पैचिंग नहीं। मैं नाम या ये कहाँ भेजा जा रहा है यह नहीं बदलना चाहता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यह करते हैं। इस चैनल को रिकॉल करें, और यह सब अब चैनल 1 पर लागू हो गया है। तो अगर मैं पीछे हटता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास SM58 के लिए एक EQ कव है। गेट बंद है, और कंप्रेसर को अगर मैं चाहूँ तो एक नॉब कंप्रेशन पर सेट किया गया है, लेकिन अब इसे SM58 के लिए सेट किया गया है। तो बहुत अच्छा है कि उनके पास प्रीसेट हैं। और फिर से आपके पास यहाँ बहुत सारे प्रीसेट हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आमतौर पर स्क्रैच से चीजें सेट करना पसंद करता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा है कि इसमें बहुत सारे प्रीसेट हैं। ठीक है, आगे आप शायद प्रभावों के बारे में पूछ रहे होंगे। तो आपको 2 अलग अलग प्रभाव मिलते हैं, और आप उन्हें यहाँ प्राप्त करने का तरीका देख सकते हैं। प्रभाव 1 और प्रभाव 2 डिफॉल्ट रूप से वे एक हॉल रिवर्ब और फिर एक मोनो देरी पर सेट होते हैं। मुझे वास्तव में यहाँ दी गई हॉल रिवर्ब सेटिंग बहुत पसंद है, तो मैं इसे रखने जा रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए कि प्रभाव 2 के लिए मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैं संपादन बटन पर क्लिक करने जा रहा हूँ, और मैं इन विभिन्न प्रकार के प्रभावों में से एक चुनने जा रहा हूँ।
तो आपके पास अलग अलग तरह के रिवर्ब, अलग अलग तरह के डिले और फिर कुछ कोरस, फ्लैंज, फेजर, डुअल पिच, ऐसी ही चीजें हैं। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग रिवर्ब और डिले का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसे अभी डिफॉल्ट सेटिंग पर ही छोड़ने जा रहा हूँ और मैं इस माइक्रोफोन में बात करने के लिए वापस स्विच करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इस माइक्रोफोन में बात कर रहा हूँ। आप सुन सकते हैं कि यह पूरी तरह से सूखा है, इस पर कोई प्रभाव नहीं है। आइए इसमें थोड़ा सा कंप्रेशन जोड़े ताकि यह थोड़ा बेहतर लगे। तो अगर मैं इस चैनल में रिवर्ब जोड़ना चाहता हूँ तो मैं इसे दो अलग अलग तरीकों से कर सकता हूँ। मैं एक प्रभाव के लिए यहीं क्लिक कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि ये सभी प्रकाशमान हैं। इससे मुझे पता चलता है कि मैं फेडर पर सैंड को एडिट करना शुरू कर रहा हूँ। तो मैं इस रिवर्ब प्रभाव को किस चैनल पर भेजना चाहता हूँ? अगर मैं चैनल 1 में रिवर्ब जोड़ना चाहता हूँ तो मैं यहाँ फेडर को ऊपर लाना शुरू करूँगा और अब आप सुन सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिवर्ब है और यह शायद बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इसे रिवर्ब के एक उचित स्तर पर ले आते हैं, लेकिन आप फिर भी सुन सकते हैं कि कितना रिवर्ब है। अगर मैं ऐसा ही करना चाहता जैसे कि अकॉस्टिक गिटार चैनल पर, तो मैं इसे यहाँ ऊपर लाता और अब मैं इस हॉल रिवर्ब को अकॉस्टिक गिटार चैनल पर भेज रहा हूँ। चलिए इसे वापस बंद करते हैं। अगर मैं इफेक्ट 2 के लिए भी ऐसा ही करना चाहता हूँ तो बस इफेक्ट 2 पर क्लिक करें और फिर इसे यहाँ जोड़ना शुरू करें। यहाँ नहीं, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक देरी है, मेरे पास एक देरी है, मेरे पास एक देरी है। मैं यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जाए, इसे इको में बदलें, इको। अब मेरे पास इको की एक अलग तरह की इको है। चलिए वास्तव में रिवर्ब पर वापस आते हैं क्योंकि इसमें समायोजन करना शायद आसान है। तो मान लीजिए कि मुझे बहुत ज्यादा रिवर्ब समय चाहिए। कमरे का आकार, आप शायद इसे 100% गीले और सूखे मोड पर रखना चाहेंगे, लेकिन आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। आपके पास एक दूसरा पेज भी है, तो आप हाई पास फिल्टर या लो पास फिल्टर कर सकते हैं। जांच करें। अब आप सुन सकते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको किसी तरह की गंदगी दे सकता है। जब आप होम पर क्लिक करते हैं तो यह आपको इससे बाहर निकाल देगा, लेकिन बस ये सुनिश्चित करें कि जब आप एडिट कर रहे हों तो आप इस मेनू पर ना हो। तो यह अच्छा है कि वे आपको ये स्क्रीन देते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप फेडर पर सैंड पर हैं जब ये सभी लाइट अप होते हैं। होम स्क्रीन पर वापस जाने के लिए या तो एग्जिट पर क्लिक करें या होम पर क्लिक करें। मैं आपको बस एक बात दिखाना चाहता था, आपके पास डिफॉल्ट रूप से यही एक टैप टैम्प है। तो आइए इसे वापस मोनो डिले पर सेट करें। मैं इसे यहाँ सेट करने जा रहा हूँ। इसे यहाँ सेट करें, इसे यहाँ सेट करें, इसे यहाँ सेट करें। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आइए एक धीमा करें, धीमा। अब हमारे पास एक धीमा है, अब हमारे पास एक स्लोअर है, अब हमारे पास एक स्लोअर है, अब हमारे पास एक फास्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह डिफॉल्ट रूप से यही सेट होता है। तो रिवर्ब भेजने का सबसे आसान तरीका है इफेक्ट 1 चुनना। आप किस चैनल पर रिवर्ब भेजना चाहते हैं? तो टोनी के वोकल्स, मेरे वोकल्स और रिक के वोकल्स में थोड़ा रिवर्ब आएगा। इफेक्ट 2 पर, जिसे मैंने अब प्लेट रिवर्ब पर सेट किया है, मैं इसे स्नेयर चैनल के साथ साथ काजू में भी भेजने जा रहा हूँ। आप जानते हैं, क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। आप थोड़े से रिवर्ब के बिना काजू पर केयरलेस विस्पर नहीं बजा सकते। और फिर अकॉस्टिक गिटार पर थोड़ा सा। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसे सैंड ऑन फेड्स का उपयोग करके करना पसंद करता हूँ। हालांकि आप इसे प्रत्येक चैनल पर भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं अपने वोकल चैनल पर जाना चाहता हूँ और फिर मैं ये भी चुन सकता हूँ कि मुझे यहाँ कितने इफेक्ट चाहिए। तो मैं प्रभाव 1 पर क्लिक कर सकता हूँ और यह चुन सकता हूँ कि मुझे कितना चाहिए। मैं प्रभाव 2 के लिए भी इसे चुन सकता हूँ। और एक और अच्छी बात जो मुझे यहाँ पसंद है वह ये है कि आप बस टैप कर सकते हैं और यह इसे सामने ला देगा। तो आप ये दिखा सकते हैं कि आप कितना सुन रहे हैं, लेकिन आप इसमें समायोजन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ओह यह अजीब लग रहा है, तो आपको वापस बाहर जाने और फिर यहाँ जाने और फिर वापस जाकर मैन मेन्यू डाइविंग करने की जरूरत नहीं है। आप वास्तव में यहाँ फिर से क्लिक कर सकते हैं। आप इस चैनल पर कितना सुनना चाहते हैं, इसके लिए आप समायोजन कर सकते हैं, लेकिन आप प्रभावों में समायोजन कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। ठीक है, चैनल 1 पर मिक्सर से जुड़े माइक्रोफोन पर वापस जाते हैं। आपके पास यही अपना प्रभाव मॉनिटर बटन है। तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप अपने प्रभाव को भेजते हुए और फिर अपने प्रभाव को वापस आते हुए देखेंगे। अगर मैं प्रभाव 1 में जा रहा हूँ। अगर मैं इसे यहीं बंद कर दूं तो आप देख सकते हैं कि अब ये पूरी तरह से सूखा है क्योंकि यह अब उस इफेक्ट बस में नहीं जाएगा। रिटर्न पर भी मैं इसे म्यूट कर सकता हूँ
और अब यह मेरे वोकल चैनल पर वापस नहीं लौट रहा है। अगर आपको लगता है कि हर चीज में बहुत ज्यादा रिवर्ब है तो आप इसे यहाँ नीचे भी कर सकते हैं। तो ये हर एक चैनल पर रिवर्ब को कम कर देगा जिसमें सैंड पर रिवर्ब है। आप इन चैनलों के लिए रिटर्न पर भी ऐसा कर सकते हैं, या अगर आपको सभी इफेक्ट को म्यूट करने की जरूरत है तो आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं। ज्यादातर मामलों में मैं व्यक्तिगत रूप से इन्हें 0 पर रखना पसंद करता हूं और फिर हर एक चैनल पर एडजस्टमेंट करता हूं। हालांकि अगर आपको हर जगह रिवर्ब को कम करने की जरूरत है तो आप ऐसा इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन यह एक और चीज है जिससे मैं इन चैनलों को भी चुन सकता हूं। तो आप सैंड चैनल पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हालांकि रिटर्न पर आप इसे थोड़ा और भी आकार दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं वाकई में उस रिवर्ब के साथ उस लो एंड को काफी हद तक बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं यहाँ एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। तो मैं इसे वापस डिफॉल्ट पर रखने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस पर एक गेट या कुछ कंप्रेशन सेट कर सकता हूँ। अगर आप इसे थोड़ा और आकार देना चाहते हैं तो मैं रिटर्न पर भी कई तरह की चीजें कर सकता हूँ। तो सभी चैनलों पर इनपुट पर लगभग यही सब कुछ है। आप जानते हैं कि गेन, EQ, कंप्रेशन, नामकरण, प्रीसेट सेट करना, प्रभाव चुनना और ऐसी ही अन्य चीजें कैसे सेट करें। यहाँ लगभग हर चीज का उपयोग करना आप जानते हैं। अब कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैंने विस्तार से नहीं बताया। यहाँ एक देरी सेटिंग है। अगर आप यहाँ डबल टैप करते हैं तो आप चुन सकते हैं कि आप किसी खास चैनल पर कितना विलंब चाहते हैं। तो मैं बता सकता हूँ कि कितने मीटर तक, और आप देख सकते हैं कि यह सैंपल फ्रेम फीट या मिलीसेकंड के आधार पर भी बदलता है। मैं वापस घर जा रहा हूँ। दो चीजें हैं जिनके बारे में मैंने विस्तार से नहीं बताया। यहाँ एक ऑटो मिक्सर है। यदि आपके पैनल पर कई स्पीकर हैं या ऐसा ही कुछ है तो ये बहुत उपयोगी है। यदि आप ऑटो मिक्सर का उपयोग करने के बारे में उत्सुक हैं तो यामाहा यूट्यूब चैनल पर एक विशेष वीडियो है। और इंसर्ट पर भी आप USB के माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं और आप इस डिवाइस पर कंप्यूटर या किसी ऐसी चीज से थर्ड पार्टी प्लगइन्स का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि VST जिसका आप उपयोग करना पसंद करते हैं। और यामाहा यूट्यूब चैनल पर इसके बारे में एक वीडियो भी है। यह वीडियो पहले से ही बहुत लंबा होने वाला है। यदि आप उनके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर दिए गए वीडियो देखें। लेकिन अब हम आउटपुट को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए मैं सभी 6 आउटपुट का उपयोग करने जा रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से इन्हें सेट करने जा रहा हूं। 5 चैनल आपके मॉनिटर के लिए उपयोग किए जाएंगे और फिर एक का उपयोग सबवूफर के लिए ऑक्सन के रूप में किया जाएगा। तो पीछे दिए गए मिक्स आउटपुट में से आउटपुट 7 और 8 आपके मुख्य बाएं और दाएं आउटपुट के लिए हैं। आउटपुट में से एक सबवूफर के लिए होगा और बाकी 5 आपके मॉनिटर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन आप इन्हें मॉनिटर वेजेस या ऑक्सन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे इसी तरह सेट करने जा रहा हूं। तो अपने आउटपुट तक पहुंचने के लिए आपको आउटपुट सेटिंग में जाना होगा। वे डिफ़ॉल्ट रूप से यूनिटी पर होने चाहिए, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए जांच करें कि वे यूनिटी पर है। यह एक आम समस्या है कि कोई व्यक्ति अपने इन-ईयर मॉनिटर मिक्स में बदलाव करेगा और वह सोचेगा, मैं खुद को क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका मास्टर फेडर डाउन है। लेकिन आइए शुरुआत में बताए गए स्टेप्स को करें। तो मैं मिक्स 1 या मिक्स 2 चुनने जा रहा हूँ। मैं मिक्स 1 का चयन करने जा रहा हूँ। मैं एडिट में जाने वाला हूँ। आप इसे इन ईयर जैसा लोगो भी दे सकते हैं क्योंकि यह एक इन ईयर मॉनिटर मिक्स है और मैं इसे नाम देने जा रहा हूँ। ये टोनी ईयर है और मैं इसे नीला रंग देने जा रहा हूँ क्योंकि टोनी के सभी चैनल नीले हैं। तो अब ये सेट हो गया है। ये दूसरा, मैं वास्तव में यहाँ क्लिक करने जा रहा हूँ और यह वास्तव में एक सबवूफर होने जा रहा है और मैं इसे सबवूफर नाम भी दे सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छा है कि इसमें यह एक विकल्प के रूप में है। तो चलिए अगले पर चलते हैं। अब ये अगले दो, मैं अपने ड्रमर के लिए स्टीरियो इन ईयर चाहता हूँ और फिर मेरे लिए स्टीरियो इन ईयर। मेरे गायक टोनी को कोई आपत्ति नहीं है अगर वो मोनो में है, लेकिन मेरे ड्रमर और मुझे जब भी संभव हो स्टीरियो पसंद है। तो इसे सेट करने के लिए आप अपनी सेटिंग्स में जाएं। आप बस सेटअप में जाएंगे और फिर आप चुनेंगे कि आप इन्हें कैसे काम करना चाहते हैं। तो मेरे मामले में मिक्स 3 और 4 और 5 और 6 मैं चाहता हूं कि वे स्टीरियो में हों। तो अब वे स्टीरियो के लिए सेट हो गए हैं। तो मैं इन चैनलों को ऑफ स्क्रीन नाम देने जा रहा हूं। अब मेरे सभी आउटपुट सही ढंग से नामित हैं। एक बात जो आपने नोटिस की होगी वो ये कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बैलेंस लिखा है। मेरे दिमाग में हर बार जब मैं इसे बैलेंस कहते हुए देखता हूँ तो मुझे इसे बाईं ओर और फिर इसे दाईं ओर पैन करना होगा, लेकिन ये वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं एक पर जो भी करता हूँ वो दूसरे पर सेट हो जाता है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए, अगर ये स्टीरियो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसे ऐसे देखना ठीक है। मेरा दिमाग मुझे बताता है कि मुझे इसे पैन करना होगा, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपकी जानकारी के लिए
और फिर मैं आपको दिखाना चाहता था कि हर एक चैनल में EQ, एक ग्राफिक EQ और एक कंप्रेसर भी होता है। इसलिए अगर आप इस मिक्स से कुछ लो एंड हटाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप डिले या इंसर्ट भी सेट कर सकते हैं और आप यहां जाकर इन-ईयर में कंप्रेशन जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि उनके पास ग्राफिक EQ है। इसलिए अगर आप यहां जाते हैं तो यह एक 31 बैंड ग्राफिक EQ है। तो मैं यहां अलग अलग फ्रीक्वेंसी को काट सकता हूं और अगर मुझे किसी चीज को बूस्ट करने की जरूरत हो तो उसमें बदलाव कर सकता हूं। इस बारे में मुझे जो चीज बहुत पसंद है वो है फेडर असाइन करना। तो अब फेडर इस पर सेट है, तो मैं फेडर के आधार पर इनमें से हर एक को नीचे ला सकता हूं। यह वाकई बहुत अच्छा है कि मैं EQ के साथ फेडर के साथ बारीक एडजस्टमेंट कर सकता हूं। तो आप हर व्यक्ति के कानों में क्या सुनाई देगा, उसके लिए आप कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। तो आप फेडर % पर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने इफेक्ट पर किया था। हम इफेक्ट को कौन से चैनल भेजना चाहते हैं, सुनिश्चित करें कि आप यहां इनमें से किसी एक फेडर बैंक पर हैं और आप कहने जा रहे हैं कि मैं यह एडजस्ट करना चाहता हूं कि इस केस में टोनी के कानों में क्या जाएगा। तो मैंने टोनी के कानों पर क्लिक किया है, ये सभी जल उठे हैं और यह मुझे यहाँ नीचे दिखाता है कि मैं टोनी के कानों को प्रभावित कर रहा हूँ, जो बहुत अच्छा है। और अब आप टोनी को जो सुनाई दे उसके लिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो अपने वोकल्स को ज्यादा सुनना चाहेगा, मेरे ज्यादा नहीं, उसके गिटार को थोड़ा ज्यादा सुनना चाहेगा। थोड़ा किक, थोड़ा स्नेयर, थोड़ा सा सैंपल पैड। अगले पर जाएं। थोड़ा काजू, बहुत सारा अकॉस्टिक गिटार, बहुत सारा बास, थोड़ा ट्रैक, बहुत सारी क्लिक, कुछ क्यूज वगैरह वगैरह। तो ये टोनी का इन ईयर मिक्स होगा। मेरे इन ईयर, मैं इसे क्लिक करने जा रहा हूं और अपने इन ईयर मिक्स या वेज मिक्स में एडजस्टमेंट करने जा रहा हूं। तो मैं एक बहुत खराब गायक हूं, इसलिए मुझे अपने वोकल्स को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है और फिर मेरे पास आमतौर पर बोर्ड भर में सब कुछ काफी समान होता है, सिवाय इसके कि मुझे खुद का थोड़ा और हिस्सा मिलता है और फिर क्लिक और क्यूज की एक अच्छी मात्रा होती है, लेकिन बाकी सब कुछ काफी समान होता है। तो मैं अपना खुद का मिक्स सेट करने जा रहा हूं और फिर मैं सबवूफर पर जा रहा हूं और मैं चुन रहा हूं कि सबवूफर में क्या जाएगा। तो उस केस में ये केवल बास ट्रैक का थोड़ा सा हिस्सा और फिर किक ड्रम होता है। यही वो चीजें हैं जो हम सबवूफर में भेजते हैं। ओह, और थोड़ा SPDSX भी। तो अब आप देख सकते हैं कि टोनी के कानों में मेरे इन ईयर मॉनिटर से बिल्कुल अलग मिक्स है और सबवूफर का अपना ऑक्स आउट भी है और जाहिर सी बात है कि उसका भी अपना मिक्स है। तो आप इन्हें इस तरह एडजस्ट करना चाहते हैं, फेडर % चुनकर और फिर ठीक वैसे ही एडजस्टमेंट करें जैसे आप यहाँ करेंगे। फेडर मोड % से बाहर निकलने के लिए होम बटन दबाना याद रखना बहुत ज़रूरी है। और अब आप मेन फ्रंट ऑफ हाउस मिक्स को एडजस्ट कर रहे हैं। ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि आपने इसे वेजेस और ख़ास तौर पर अपने मॉनिटर के लिए सेट किया हो। अगर आप अपनी सेटिंग में जाते हैं और बस सेटअप पर जाते हैं तो यह वह जगह है जहां हमने उन्हें मोनो या स्टीरियो बनाया है। आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सेंड पॉइंट प्री फेडर पर सेट हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसे पोस्ट फेडर पर सेट किया है तो इसका मतलब है कि अगर मैं फ्रंट ऑफ हाउस मिक्सिंग कर रहा हूं और मैं वोकल्स को नीचे लाना शुरू कर देता हूं, जैसे टोनी के वोकल्स फ्रंट ऑफ हाउस में, तो यह वास्तव में उसके कानों में सुनाई देने वाली आवाज को प्रभावित करने वाला है। तो टोनी के कानों पर वह चाहता है कि उसके वोकल्स यहीं हों। वह नहीं चाहता कि फ्रंट ऑफ हाउस ने इसे जहां भी सेट किया है उससे ये प्रभावित हो। सुनिश्चित करें कि यह प्रीफेडर पर सेट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक और विकल्प जो आप कर सकते हैं, जब आप यहाँ अपने मुख्य मोड में हो तो आप यहाँ इस आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यह आपके मॉनिटर मिक्स में किसको भेज रहा है। तो अगर आप इन मॉनिटर मिक्स से गुजर रहे हैं तो आप कहते हैं, ठीक है, कौन अपने कानों में किक ड्रम सुनना चाहता है। और हर कोई, आप जानते हैं, अगर वे इसे सुनना चाहते हैं तो अपना हाथ ऊपर उठाता है। ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो मैं सबवूफर में कुछ भेजने जा रहा हूँ। स्कॉट थोड़ा चाहता है, रिक थोड़ा चाहता है, टोनी बस इतना ही चाहता है। और फिर आप स्नेयर पर अगला काम करने जा रहे हैं। तो स्नेयर पर अगली बार आप कहने जा रहे हैं, इसे कौन सुनना चाहता है। सबवूफर को कुछ नहीं चाहिए। रिक थोड़ा सुनना चाहता है, मैं थोड़ा सुनना चाहता हूँ और टोनी ज्यादा सुनना चाहता है। ये बहुत जरूरी है। मैं प्री फेडर या पोस्ट फेडर के बारे में बात कर रहा था। ध्यान रहे कि ये प्री फेडर पर सेट है।
आप इन्हें पोस्ट फेडर पर सेट कर सकते हैं और यह आपके मॉनिटर के लिए नहीं है। ध्यान रहे कि यह प्री फेडर पर सेट है। तो ये आपके मिक्स करने के दो विकल्प हैं। आप हर चैनल पर अलग अलग चैनल के हिसाब से जा सकते हैं। आप इस पर क्लिक करके कह सकते हैं कि स्कॉट का गिटार किसके कानों में जाएगा, या आप सीधे टोनी के कानों में जाकर उसके पूरे मिक्स में बदलाव कर सकते हैं कि वह क्या सुनना चाहता है। कानों में मिक्स करने के ये दो तरीके हैं। एक बहुत ही आम सवाल ये है कि आप अपने कानों में रिवर्ब कैसे लाएं। उस स्थिति में आपको जो करना है वह ये है कि मैं स्कॉट के कानों पर जाऊंगा उदाहरण के लिए, और फिर मैं इफेक्ट मॉनिटर को चुनूंगा। और अब यहाँ यह वह जगह है जहाँ आप इफेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं उस व्यक्ति के कानों में रिटर्न। तो उन रिवर्ब को उन चैनलों में भेजना होगा। अगर किसी भी चैनल पर यह प्रभाव नहीं है तो आप उनके कानों में यह नहीं सुन पाएंगे। लेकिन फेडर पर सेंड में जाकर इफेक्ट मॉनिटर चुनें और इफेक्ट रिटर्न लाना शुरू करें ताकि आप अपने इन ईयर मॉनिटर और वेज में रिवर्ब और इफेक्ट सुन सकें। ठीक है, तो अब आपके मुख्य इनपुट और आउटपुट सभी कॉन्फ़िगर हो गए हैं। हालांकि ऐसी और भी चीजें हैं जो हम अपने जीवन को आसान बनाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इस मिक्सर में बहुत सारी विशेषताएं हैं। हमारे पास यहाँ नीचे ये कस्टम फेडर विकल्प भी हैं। तो क्या होगा अगर आप नहीं चाहते हैं? आप जानते हैं इनपुट 1 से 8 और 9 से 16, तो यहाँ आपके प्रभाव मॉनिटर और यहाँ आपका आउटपुट। क्या होगा अगर आप इन कस्टम पर एक विशिष्ट चाहते हैं? ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। अपनी सेटिंग्स पर जाएं और फिर कस्टम फेडर बैंड पर जाएं। तो मैं यहाँ जा रहा हूँ और कस्टम को समायोजित करने जा रहा हूँ। अब मैं यह निर्दिष्ट करने जा रहा हूँ कि मैं सभी 8 फेडर को कब नियंत्रित करना चाहता हूँ। मैं कस्टम 1 पर हूँ। मान लीजिए कि पहले 3 फेडर हैं जिनसे मैं सभी वोकल को कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो पहला टोनी वोकल होगा, दूसरा स्कॉट वोकल होगा, और फिर तीसरा मैं रिक वोकल को असाइन करने जा रहा हूँ। अगला फेडर मैं किक, स्नेयर, SPDSX ट्रैक को असाइन करना चाहता हूं, और फिर इस फेडर पर मैं सबवूफर को कंट्रोल करना चाहता हूं। तो मैंने ये सभी असाइन कर दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। और अब इस कस्टम बैंक पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 वोकल चैनल हैं। मेरे पास सभी ड्रम हैं, मेरे पास मेरे ट्रैक हैं, और फिर मेरे पास सबवूफर पर नियंत्रण है। तो ये कहने का एक अच्छा तरीका है, अरे ये मुख्य चीजें हैं जिन्हें मैं पूरे शो में एडजस्ट करने जा रहा हूँ। ये कस्टम फेडर हैं जिन्हें मैं मेनू बदले बिना देखना चाहता हूँ। मैं बस इसी पर रहना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। चलिए दूसरे के लिए भी यही काम करते हैं। मैं आगे बढ़कर कस्टम फेडर बैंक 2 को ऑफ स्क्रीन सेट करने जा रहा हूँ। तो इस पर मैंने 3 गिटार चैनल को ग्रुप करने का फैसला किया है। मेरे रिवर्ब हैं और टोनी के इन-ईयर मास्टर मिक्स लेवल को एक उदाहरण के तौर पर रखा है। मैंने अपना खुद का कस्टम लेआउट सेट किया है ताकि मुझे इनके बीच स्विच करते रहना ना पड़े। ये जानना वाकई बहुत मददगार है। हमारे पास यहाँ नीचे ये यूजर डिफाइंड कीज भी हैं जो बहुत ही मददगार हैं। तो इसके साथ आपके पास टैप टैम्प के लिए ये सेट है, लेकिन आप इन 6 बटन में से हर एक को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अपनी सेटिंग्स में जाएं और फिर यूजर डिफाइंड कीज पर जाएं। अब आप इनमें से हर एक से क्या चाहते हैं? तो चलिए पहले वाले को एडिट करते हैं। और आपके पास ये सभी अलग अलग विकल्प हैं। आप एक म्यूट ग्रुप सेट कर सकते हैं, जो मुझे लगता है इसका उपयोग करने के सबसे मूल्यवान तरीकों में से एक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 सेकंड में यहाँ एक म्यूट ग्रुप कैसे सेट किया जाता है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे आप सेट कर सकते हैं। इसे चालू करें। जिस तरह से मैं इसे करना पसंद करता हूँ वह है फेडर पर भेजना। मैं इसे मिक्स बस 1 पर सेट करने जा रहा हूँ। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि इसे सहेजने के लिए आप ओके दबाएं। और अब आप देख सकते हैं कि यह अब फेडर पर भेजने पर मिक्स 1 को ट्रिगर करेगा। तो यहाँ क्लिक करने के बजाय मैं वास्तव में यहीं क्लिक कर सकता हूँ। और अब मैं आपके मॉनिटर मिक्स में टोनी को एडिट कर रहा हूँ और उसमें समायोजन कर रहा हूँ। और जब मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ तो मैं या तो होम को पुश कर सकता हूँ या इसे डिसेबल करने के लिए फिर से क्लिक कर सकता हूँ। मैं दूसरे को सबवूफर के लिए फेडर पर भेजने के लिए सेट करने जा रहा हूँ। तीसरा रिक के कानों के लिए फेडर पर भेजता है, और फिर चौथा मेरे कानों के लिए फेडर पर भेजता है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं फेडर पर प्रत्येक भेजने को नियंत्रित कर सकता हूँ। टोनी के कान, ये सबवूफर है, ये रिक के कान हैं, और यह मेरे कान हैं। तो ये स्क्रीन खोजने से कहीं अधिक आसान है। मुझे बस इसका उपयोग करना आसान लगता है। मुझे ये पसंद है। लेकिन फिर से आप इसे अपनी इच्छानुसार कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं छठा बटन टैप टैप के रूप में छोड़ने जा रहा हूँ, और फिर मैं 5वें को म्यूट ग्रुप 1 के लिए असाइन करने जा रहा हूँ। और अब यह म्यूट ग्रुप 1 को ट्रिगर करने जा रहा है।
और यह मुझे अगली सेटिंग पर ले जाता है जो म्यूट ग्रुप है। तो अपनी सेटिंग में जाएं और फिर म्यूट ग्रुप पर जाएं। तो आपके पास अलग अलग म्यूट ग्रुप हैं। तो म्यूट ग्रुप 1, 2, 3, 4, आपके पास 6 अलग अलग म्यूट ग्रुप हैं। तो मान लीजिए कि म्यूट ग्रुप 1 के लिए मैं इसे सभी वोकल चैनल को असाइन करना चाहता हूँ। अब मैं वापस जा रहा हूँ और अब जब मैं इस बटन को ट्रिगर करता हूँ तो इसने 3 वोकल चैनल को म्यूट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि वे चमक रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि वे म्यूट हैं। और फिर उन्हें अनम्यूट करने के लिए इस बटन को फिर से दबाएं। मुझे लगता है कि इन्हें म्यूट ग्रुप में असाइन करना निश्चित रूप से बहुत मायने रखता है। ऐसा करने का ये सबसे आसान तरीका है, हालांकि आप इसे ऐप में भी कर सकते हैं। तो अब आप जानते हैं कि अपना कस्टम कैसे सेट करना है फेडर्स, आप जानते हैं कि अपनी यूजर डिफाइंड कीज को कैसे सेट करना है, और आप जानते हैं कि अपने म्यूट ग्रुप को कैसे सेट करना है। अपनी सेटिंग्स में वापस जाएं, वहां मिडी कंट्रोल भी है। तो आप इसे मिडी के साथ और भी ज्यादा कंट्रोल करने के लिए असाइन कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं मैं यूएसबी पर मिडी रिसीव करना चाहता हूँ। इसे पाने का यही एकमात्र तरीका है। मैं सिर्फ मिडी चैनल 6 पर रिसीव करना चाहता हूँ उदाहरण के लिए, और मैं प्रोग्राम चेंज और कंट्रोल चेंज रिसीव करना चाहता हूँ। या अगर आप प्रोग्राम चेंज रिसीव नहीं करना चाहते तो आप इसे यहाँ डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि जब इसे प्रोग्राम चेंज 1 मिलता है तो ये पॉडकास्टिंग प्रीसेट लोड करता है, या आप इसे बदल भी सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जब मुझे प्रोग्राम चेंज 51 मिलता है तो मैं बैंक बी लोड करना चाहता हूँ। मैं अपने 9S प्रीसेट लोड करना चाहता हूँ। आप कंट्रोल चेंज में भी जा सकते हैं और आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफॉल्ट रूप से सेट है। ये हर चैनल के फेडर्स को सेलेक्ट करेगा। तो अगर मैं चैनल 10 के फेडर को कंट्रोल करना चाहता हूँ तो वो ऑन होगा CC10। लेकिन मैं यहाँ नीचे जाकर खुद से कुछ असाइन कर सकता हूँ। मिडी कंट्रोल चेंज 17, मैं इसे चैनल को चालू या बंद कर सकता हूँ। मैं इसे अपने इफेक्ट के लिए आउटपुट को चालू या बंद कर सकता हूँ, या ऐसा ही कुछ। अगर आपको मिडी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो अगर आपकी दिलचस्पी हो तो मेरे पास इस पर एक वीडियो है, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आप इसे मिडी से नियंत्रित करने के लिए असाइन कर सकते हैं। तो आप USB के जरिए किसी एक इनपुट में ऑडियो भी भेज सकते हैं। तो ये वास्तव में हमारे ट्रैक चैनल पर ऐसा करने का तरीका है। तो हमारे ट्रैक चैनल पर हम वास्तव में स्टेज ट्रैक 3 का उपयोग करके चलते हैं। अगर आप इसे सेट करने में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरे पास स्टेज 3 पर 4 अलग अलग वीडियो हैं। लेकिन आउटपुट के नीचे आप देख सकते हैं कि यह कहता है कि मैं इसे यामाहा DM3 में से किसी एक में भेज सकता हूँ। मैंने इसे USB-C के जरिए 3 जर्मन मार्क के पीछे USB-B पोर्ट से जोड़ा है। और आप देख सकते हैं कि मैं वास्तव में क्या कर सकता हूँ। मैं आउटपुट 4 कह सकता हूँ जो हमारे ट्रैक हैं। मैं इसे या तो स्टीरियो में चलाना चाहता हूँ, या मैं बस कहूँ कि मैं इसे यामाहा 3 जर्मन मार्क USB इनपुट 1 से कनेक्ट करना चाहता हूँ। अगर आप स्टेज ट्रैक से परिचित नहीं हैं तो ये समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन मूल रूप से मैं जो कर रहा हूँ वह ये है कि मैं USB से ऑडियो भेज रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यामाहा मिक्सर उसे USB इनपुट 1 पर पढ़े। अब यहाँ मैं इनपुट सेटिंग में जा रहा हूँ। याद है कि हम इनपुट को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं यहाँ जा रहा हूँ और मैं इसे USB 1 पर सेट करने जा रहा हूँ। तो अब ट्रैक USB चैनल 1 पर आने वाले हैं। लेकिन सुनिए क्या होता है। मुझे यहाँ कुछ चीज़ें सेट करने दें क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में जागरूक रहें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं 24 कैरेट मैजिक बजाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। यह इतना घटिया क्यों लग रहा है? तो मैंने 44.1 सैंपल रेट पर एक्सपोर्ट किया और मुझे वास्तव में अपनी सेटिंग्स में जाना होगा, वर्ड क्लॉक पर जाना होगा, और मेरे पास वास्तव में केवल 96 किलोहर्ट्ज़ या 48 किलोहर्ट्ज़ के विकल्प हैं। तो अगर मैं इसे 48 किलोहर्ट्ज़ पर सेट करता हूँ तो स्टेज ट्रैक वास्तव में प्लेबैक के दौरान 441 या 48 किलोहर्ट्ज़ से मिलान करने के लिए ऑडियो फाइलों को स्वचालित रूप से रिसैंपल करता है। तो अब जब मैं प्ले दबाता हूँ तो ऑडियो ठीक लगता है। तो अगर आपका USB ऑडियो पहले उदाहरण की तरह लगता है तो आपको अपनी वर्ड क्लॉक सेटिंग में जाना होगा। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आप USB के माध्यम से ऑडियो चला सकते हैं। हमने अपने क्लिक और संकेत भी USB के माध्यम से भेजे। जब मैं प्ले दबाता हूँ, अगर मैं ट्रैक लाता हूँ तो आप उसे सुन सकते हैं। दरअसल मुझे गीत को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है ताकि आप संकेत सुन सकें। 24 कैरेट का जादू। ओह, मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा ताकि आप सुन सकें। यहाँ क्लिक है और यहाँ हमारे ट्रैक हैं।
व्यूअर्स चलते हैं तो ये सब USB के माध्यम से आ रहा है। तो ये यामाहा में ऑडियो भेजने के लिए USB पोर्ट था, लेकिन मैं उस USB पोर्ट का उपयोग मल्टी ट्रैक ऑडियो को DAW में रिकॉर्ड करने के लिए भी कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए तो आप देख सकते हैं कि मैं इसे अपने कंप्यूटर से जोड़ सकता हूं और फिर लॉजिक इसे पहचान लेगा और मैं ऑडियो के सभी 16 चैनल रिकॉर्ड कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग के तौर पर। तो USB होस्ट पोर्ट इसी काम आता है, या तो USB के जरिए ऑडियो भेजना हो या मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग आउट करना हो। आपके पास यहाँ ऊपर हेडफोन पोर्ट है जिससे आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप हेडफोन आउटपुट से क्या सुनते हैं। आप जिस भी चैनल को सुनना चाहते हैं उस पर का बटन क्लिक करने जा रहे हैं तो यही हेडफोन में जाएगा। आप इसे चालू करके सुन सकते हैं। आप एक साथ कई चीजें चालू कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और आप आउटपुट भी सुन सकते हैं। तो अगर आपको ये सुनने की जरूरत है कि सबवूफर में कुछ गड़बड़ है तो क्यों चालू करें, और आप ये पता लगाने के लिए इसे सुन सकते हैं कि क्या चल रहा है। या अगर कोई कह रहा है कि मेरे इन ईयर मॉनिटर में समस्या आ रही है तो उस मिक्स पर का बटन दबाएं और सुने और समस्या का निदान करें। यह एक बहुत ही उपयोगी फीचर है। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो क्यों समस्याओं का निदान करने में बहुत मददगार है। और यह भी ध्यान रखें कि आपके स्टीरियो, आपके मुख्य बाएं और दाएं आउटपुट पर आपको EQ कंप्रेशन और वह ग्राफिक भी मिलता है EQ। मैं यहाँ जाकर एडिट कर सकता हूँ और देख सकता हूँ, और अगर चाहूँ तो 400 का थोड़ा सा हिस्सा निकाल सकता हूँ। मुझे इसे अपने अगले शो में इस्तेमाल करने से पहले सामान्य पर सेट करना होगा। तो हमने दूसरी USB पोर्ट पर बात की, लेकिन यहाँ भी आपके पास एक USB स्लॉट है। तो ये वास्तव में दो अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसमें USB ड्राइव डाल सकते हैं और फिर यहाँ USB आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ गाने या MP3 लोड किए हैं तो आप इसे यहाँ से प्ले कर सकते हैं। तो मैं प्ले बटन दबाने जा रहा हूँ। अब ऑडियो कहाँ से आ रहा है? ये वास्तव में आपके इफेक्ट और मॉनिटर के नीचे और यहाँ आपकी प्लेबैक सेटिंग के नीचे है। इस यामाहा मिक्सर को डेमो करने में मेरी मदद करने के लिए ह्यूई धन्यवाद। तो आप यहाँ से ट्रैक प्ले कर सकते हैं, लेकिन आप केवल स्टीरियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से मल्टी ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आपको उस दूसरी USB स्लॉट का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन आप वास्तव में बोर्ड से केवल स्टीरियो आउटपुट को इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं अपने हैंडहेल्ड माइक्रोफोन में बात कर रहा हूँ। मैं रिकॉर्ड बटन दबाने जा रहा हूँ और फिर प्ले बटन दबाने जा रहा हूँ, और अब ये जो कर रहा है वो ये है कि यह अभी इस सारे ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये शो को रिकॉर्ड कर रहा है जो भी मैंने अपने मिक्स पर सेट किया है, और फिर जब मैं कर लूंगा तो मैं स्टॉप बटन दबाने जा रहा हूँ और फिर आप देख सकते हैं कि यह यहीं सेव हो गया है। अगर मैं इसे फिर से सुनना चाहता हूँ तो मैं बस प्ले बटन दबा सकता हूँ। मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि यह अभी यहाँ पर लाया गया है। तो ये शो को रिकॉर्ड कर रहा है जो भी मैंने अपने मिक्स पर सेट किया है, और फिर जब मैं कर लूंगा तो ये सब यहाँ सेव हो जाएगा, और फिर मैं USB को इजेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ इस इजेक्ट बटन को दबाएं, इसे इजेक्ट करें, और मैं इस स्टीरियो ट्रैक को ले सकता हूँ और इसके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ, या इसे किसी ऐसे संगीतकार को भेज सकता हूँ जो अपना मिक्स सुनना चाहता है। तो इसका उपयोग ऑडियो के लिए किया जाता है यदि आप ट्रैक चलाना चाहते हैं या यदि आप रिकॉर्ड करके सीधे उसे भेजना चाहते हैं। कुछ अन्य चीजें जिनके बारे में मैंने नहीं बताया, आप अपनी सेटिंग्स के तहत भी कर सकते हैं। आपके पास एक है पैच बे, यही है। आप अपने कुछ इनपुट और आउटपुट को फिर से पैच कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए मेरे पास USB 1, USB 3 और USB 4 पर चैनल 12 है, जैसे मैंने अपने ट्रैक के लिए पहले सेट किया था। आप इसे इस पैच मेनू में भी कर सकते हैं। यदि आप डांटे के साथ संस्करण का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ आपका डांटे सेटअप है। ये डांटे पर एक वीडियो नहीं है, मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि यह कहाँ था। आप कंसोल को लॉक भी कर सकते हैं ताकि कोई गलती से भी उससे बाहर निकलने के लिए किसी चीज को न छू ले। आपको इसे पकड़ कर रखना होगा और फिर आप एडिट करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अंत में आप इसे एक ऐप से भी नियंत्रित कर सकते हैं। और आपके पास कुछ अलग अलग ऐप हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। आप पूरे मिक्सर को नियंत्रित करने के लिए एक का उपयोग कर सकते हैं और संगीतकार भी इससे जुड़ सकते हैं और आपके मॉनिटर मिक्स में अपने व्यक्तिगत को नियंत्रित कर सकते हैं। तो मेरे पास यह वाईफाई राउटर है जो उस ईथरनेट पोर्ट के साथ पीछे सेट और जुड़ा हुआ है। मैंने इसे इस राउटर से जोड़ा है और मैंने अपने आईपैड पर उस नेटवर्क से जोड़ा है। ठीक यही मैं स्टेज मिक्स ऐप को लोड करने जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि यह वास्तव में इसे ढूंढ नहीं पा रहा है। तो ऐसा करने का सबसे आसान तरीका है अपनी सेटिंग्स में जाना, नेटवर्क पर जाना और फिर मिक्सर नियंत्रण के लिए इसे DHCP पर सेट करना और ठीक पर क्लिक करना। इसमें 1 सेकंड लगेगा और यह पता लगाएगा कि इस नेटवर्क के लिए IP पता और सबनेट मास्क कैसे सेट किया जाए। अब आप देख सकते हैं कि यह हो गया है और फिर इसे 1 सेकंड दें।
और फिर आप देख सकते हैं कि यह यहाँ पॉपअप होता है और मैं इसे क्लिक कर सकता हूँ और कनेक्ट दबा सकता हूँ और अब मैं इसे ऐप से कनेक्ट और नियंत्रित कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि जब मैं फेडर 1 जैसे समायोजन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फेडर 1 घूम रहा है। फेडर 2 मेरा मास्टर आउटपुट। मैं इस ऐप से मिक्सर को नियंत्रित करने में सक्षम हूँ। आप यहाँ वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमने किया था। आप इनपुट गेन, EQ, डायनामिक्स को बदल सकते हैं। ये यहाँ नीचे थोड़े अलग क्रम में है, देरी, ऐसी ही हर चीज़। लेकिन अगर आप जानते हैं कि इसे मिक्सर पर कैसे इस्तेमाल करना है तो सभी यह समझ में आने वाला है। मैं यहाँ फेडर्स पर अपने सैंड पर जा सकता हूँ। तो यहाँ मेरा प्रभाव 1 के लिए है, यहाँ प्रभाव 2 के लिए है, यहाँ आपके मॉनिटर में टोनी के लिए है, यहाँ सबवूफर और रिग के मॉनिटर, मेरे मॉनिटर और इसी तरह के लिए है। तो आप इसे ऐप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं और आप इसे इस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। तो आपको अपने बोर्ड के पास होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस जल्दी से ये कहना चाहता हूँ, मैं ऐप मिक्सिंग स्टेशन में दृढ़ विश्वास रखता हूँ। मेरे पास इस पर एक पूरा वीडियो है। मुझे मिक्सिंग स्टेशन बहुत पसंद है और मैं इससे भी जुड़ सकता हूँ और मैं समायोजन कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि जब मैं समायोजन करता हूँ तो मैं यामाहा मिक्सर को भी नियंत्रित करने में सक्षम होता हूँ और मैं यहाँ विभिन्न मिक्स और सामान चुन सकता हूँ। मिक्सिंग स्टेशन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो भी मिक्सर इस्तेमाल करते हैं उसका लेआउट मूल रूप से एक जैसा होता है। यह नेविगेट करने में चीजों को बहुत आसान बनाता है। मेरे पास मिक्सिंग पर एक वीडियो है स्टेशन, और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। मिक्सिंग स्टेशन यामाहा 3 जर्मन मार्क के साथ काम करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ, लेकिन आप फिर भी स्टेज मिक्स का उपयोग कर सकते हैं और यह भी काम कर जाता है। और अंत में संगीतकारों को खुद को सुनने के लिए मॉनिटर मिक्स ऐप है और आप इसे अपने फ़ोन पर रख सकते हैं। बस ये सुनिश्चित कर लें कि आप उस वाईफाई राउटर नेटवर्क से जुड़े हों। आपको उस नेटवर्क से जुड़ा होना होगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपके बैंड के सदस्यों में से कोई भी इसे कभी याद नहीं रखेगा, लेकिन एक बार जब आप उस नेटवर्क पर होते हैं तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और कनेक्ट दबा सकते हैं। यह आपसे ये चुनने के लिए कहेगा कि आप कौन सा मिक्स सुनना चाहते हैं। तो मैं स्कॉट हूँ, इसलिए मैं उसे चुनने जा रहा हूँ। सेलेक्ट दबाएं और अब आप देख सकते हैं कि मैं आपके मिक्स में अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। तो मैं अपने वोकल्स को ऊपर और नीचे कर रहा हूँ, अपने गिटार को ऊपर और नीचे कर रहा हूँ, स्वाइप कर रहा हूँ और मैं हर चीज को जितना सुनना चाहता हूँ उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। आप यहाँ अपनी सेटिंग में जा सकते हैं और मिक्स की संख्या बदल सकते हैं। फेडर्स, तो अगर आप सभी 16 चैनल देखना चाहते हैं तो कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, जैसे मैं करता हूँ। अगर आप स्टीरियो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पैनिंग को भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप पैनिंग का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं तो आप स्टीरियो का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और यहाँ कुछ और सेटिंग भी हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है ताकि हर संगीतकार अपने फोन या टैबलेट से अपने मिक्स को नियंत्रित कर सके और उन्हें आपसे ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि यह कैसे करना है। बहुत बहुत मददगार। मुझे ऐसा करना बहुत पसंद है। और हाँ, यह मिक्सिंग स्टेशन में भी संभव है। अगर आप मिक्सिंग स्टेशन का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप यामाहा 3 जर्मन मार्क चुनें। सुनिश्चित करें कि आप इसे एक पर्सनल मॉनिटर के तौर पर सेट करें और फिर उन्हें बताएं कि वे किस मिक्स बस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे मामले में मैं मिक्स बस 5 का इस्तेमाल कर रहा हूँ और अब आप देख सकते हैं कि मैं अपने इन-ईयर मॉनिटर मिक्स को एडजस्ट कर सकता हूँ। बहुत दमदार। इससे बहुत कुछ किया जा सकता है और उम्मीद है कि इससे आपको यामाहा 3 जर्मन मार्क्स की ताकत के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो जैसा कि मैंने बताया, हाल ही में मैंने अपने बैंड के साथ एक शो में इसका इस्तेमाल किया। अपने चैनल पर मैं वीडियो बनाने से पहले अपने गियर का लाइव परीक्षण करता हूं ताकि मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि यह कैसे काम करता है, और मैंने ऐसा खास तौर पर किसी ऐसी चीज के साथ किया जिसमें इतने सारे फीचर हों। कभी कभी मैंने पाया कि एक सबमेन में एक चीज चेक होती है जिसे अनचेक करना होता है ताकि वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से काम कर सके, और ऐसा किसी भी गियर के साथ हो सकता है। इसलिए मैं समस्या सुझाने के लिए काफी समय लेकर अपने शो में गया और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं हुई। ये बहुत ही कम समय में किया गया साउंड चेक था। हमने कुछ ही मिनटों में सब कुछ सेट कर लिया। ये वास्तव में यामाहा मिक्सर के साथ मेरा पहला अनुभव था और कुल मिलाकर यह बहुत ही सही है। चूंकि मैं यामाहा मिक्सर का इस्तेमाल पहली बार कर रहा था, इसलिए ये सब तुरंत समझ में आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बैंड के साथी इसे बहुत पसंद करते थे। वे कहते रहते थे कि उन्हें ये बहुत पसंद आया। ऐप के बजाय फिजिकल फेडर का होना वाकई अच्छा था। इसे ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे गलत मत समझिए, लेकिन अगर आपको जल्दी से एडजस्टमेंट करना हो तो बस एक बटन दबाना या फेडर को हल्का सा हिलाना काफी अच्छा है, बजाय इसके कि आपको कोई नया ऐप खोलना पड़े, खासकर तब जब मैं अपने ट्रैक आईपैड से चलाता हूँ।
फिजिकल फैडर का होना वाकई अच्छा है, मुझे यह वाकई पसंद है। क्या मुझे इसमें कोई सुधार की जरूरत है? मैं वाकई चाहता हूं कि सभी 16 इनपुट कॉम्बो XLR और क्वार्टर इन हों। उनके पास सिर्फ आखिरी 4 हैं जिनमें क्वार्टर इंच का विकल्प है, लेकिन ये दुनिया का अंत नहीं है। गिटार सेंटर ऐसे अडेप्टर भी बेचता है जिनका इस्तेमाल करके इसे जल्दी से 1/4 इंच इनपुट में बदला जा सकता है, या अगर आपको जरूरत हो तो आप डायरेक्ट बॉक्स भी ले सकते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ की जरूरत हो तो मैं नीचे गिटार सेंटर के लिंक दे रहा हूँ। मैं वाकई चाहता हूँ कि इसमें 48 वोल्ट फैंटम पावर फीचर हो ताकि आपके गियर की सुरक्षा हो और यह सुनिश्चित हो सके कि गलती से कोई चीज 48 वोल्ट न ले वोल्ट अगर ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेज बॉक्स को इससे कनेक्ट करने का एक ही तरीका है, आपको या तो स्टेज बॉक्स या स्टेज स्नैक या ऐसा ही कुछ चाहिए या फिर डांटे वाला लेना होगा। बस इसे ध्यान में रखें, इस पर इनपुट और आउटपुट को विस्तार से बताने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि यह एक कॉम्पैक्ट मिक्सर है। यह एक ऐसी समस्या है जो मैंने खुद और गियर की तलाश करने वाले लोगों के साथ देखी है। वे चाहते हैं कि सब कुछ बहुत कॉम्पैक्ट हो, लेकिन उसमें हर एक फीचर हो। ये खास तौर पर कॉम्पैक्ट होने के लिए बनाया गया है और इसमें कई बेहतरीन फीचर हैं। बस एक बात ध्यान रखें, आप इन इनपुट और आउटपुट तक सीमित हैं। अगर आपको इससे ज्यादा की जरूरत है तो उनके पास हमेशा 7 जर्मन मार्क और ऐसी ही चीजें होती हैं। यामाहा के पास दूसरे मिक्सर हैं। ये कॉम्पैक्ट होने के लिए बनाया गया है, इसलिए बस ये सुनिश्चित कर लें कि यह आपके और आपकी जरूरतों के लिए सही है। यह निश्चित रूप से मेरे और मेरे बैंड और मेरे सेटअप के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मेरे पास कुछ और गिग्स हैं जहां मैं जा रहा हूं, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और इसे अपने एक संगीतकार मित्र को भी दूंगा जिसे एक शो के लिए मिक्सर उधार चाहिए क्योंकि मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। तो ये किसके लिए है? बैंड के लिए। अगर आप इन ईयर मॉनिटर डायरेक्ट चाहते हैं ताकि फिजिकल फैडर के साथ साथ ऐप से उसे कंट्रोल किया जा सके, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है। छोटे आयोजन स्थल या चर्च जहां 16 इनपुट और 6 आउटपुट हो सकते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सी जगहों पर यह ठीक रहेगा। अगर आप कॉर्पोरेट इवेंट कर रहे हैं और आपको स्पीकर के लिए माइक्रोफोन और ऐसी ही चीजों की जरूरत है, तो यह एक पोर्टेबल साउंड रिग की तरह काम करेगा। अगर मुझे कभी किसी दोस्त के बैंड के लिए साउंड चलाने के लिए काम पर रखा जाता है और उन्हें मेरी जरूरत होती है, तो मैं यही मिक्सर ले जाऊंगा। यह वाकई बहुत अच्छा काम करता है। ये बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत शक्तिशाली है। जब तक आप जानते हैं कि इसमें 16 इनपुट और 6 ऑक्स आउटपुट हैं, कुल 8 आउटपुट हैं, लेकिन बाएं और दाएं के लिए 2 और फिर 6 ऑक्स आउटपुट। जब तक यह आपके लिए काम करता है, मुझे लगता है कि यह आपकी जरूरतों के लिए एक शानदार मिक्सर है और इसमें बहुत सारे शानदार फीचर हैं। और अगर आप तय करते हैं कि यह सिस्टम आपके और आपकी जरूरतों के लिए सही है, तो मेरे पास गिटार सेंटर से इसे खरीदने के लिए लिंक होंगे या आप अपनी स्क्रीन पर दिए गए QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कभी भी डांटे का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, तो मैं डांटे वाले वर्षन या डांटे के बिना वर्षन का लिंक दूंगा। हम आपके थोड़े पैसे बचाएंगे। और नीचे मैं एक SKB केस का लिंक दूंगा जिसे गिटार सेंटर भी बेचता है, जो इस मिक्सर में एकदम फिट बैठता है अगर आप इसे एक गिग से दूसरे गिग में ले जाना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो मददगार लगा होगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा। अगर आप अभी भी यहाँ हैं तो मुझे एक एहसान करें और थम्स अप बटन दबाएं। अगर आप अंत तक पहुँच गए हैं तो मुझे लगता है कि आपको यह मददगार लगा होगा। थम्स अप बटन दबाने से चैनल को वाकई सपोर्ट मिलता है। मुझे पता है कि यह परेशान करने वाला है कि यूट्यूबर्स इसके लिए पूछते हैं, लेकिन यह वाकई मदद करता है बहुत कुछ, तो मैं इसकी सराहना करूंगा। और अगर आप भविष्य में इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने पर भी विचार करें। मेरे 2 और वीडियो देखने के लिए मिक्सिंग स्टेशन पर मेरा वीडियो देखें। और मुझे मिक्सिंग स्टेशन ऐप बहुत पसंद है और यह यामाहा मिक्सर के साथ वाकई अच्छा काम करता है। मुझे उस ऐप पर पूरा भरोसा है। मुझे वो सब कुछ पसंद है जो वह करता है। और साथ ही गिटार सेंटर ने QSC कॉलम एरे स्पीकर भेजे जिस पर मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाया था। अगर आप एक अच्छा पोर्टेबल कॉलम एरे सिस्टम सेटअप देखना चाहते हैं तो QSC कॉलम स्पीकर पर मेरा वीडियो देखें। आप अभी अपनी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं।